दोस्तों नमस्कार। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत दूसरा चरण यानी उग्रवाद चरण, ठीक है, उग्रवाद चरण की बात किया जाएगा। और ये कब से कब तक 1905 से 1919 के बीच में जितने भी आंदोलन हुए थे और भारतीय इतिहास में जो दर्ज है उसी के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो जो आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में आज का टॉपिक है वो है बंगाल विभाजन। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना है कि उग्रवाद का उदय कैसे होता है, उग्रवाद का क्या उदय होने का क्या कारण था। तो इसमें एक कारण तो है नहीं, कारण बहुत सारा है। आपको पता है उदारवादी चरण में क्या हुआ कि 1885 से लेकर 1905 तक का जो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा हुआ उस सारे चीज़ों में ये दिखाई पड़ा कि सिर्फ आवेदन प्रतिवेदन दिया जा रहा था और संवैधानिक तरीके से हमारे नेता चाह रहे थे कि हमें कुछ रियायत दे अंग्रेजी सरकार द्वारा। लेकिन क्यों देता रियायत, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं उग्रवाद चरण। देखिए उग्रवाद चरण का जो बात है इसमें सबसे कहा जाता है कि उग्रवाद या नव राष्ट्रवाद एक ही बात है। उग्रवाद आप कह दीजिए या बड़ा अच्छा शब्द में कहिए उसको नव राष्ट्रवाद। तो नव राष्ट्रवाद का जनक कौन है, ठीक है, अगर आप ध्यान रखेंगे या उग्रवाद कहिए या इसे आप नव राष्ट्रवाद कहिए, ठीक है। तो नव राष्ट्रवाद का जनक कौन है ध्यान रखिएगा, वो है तिलक। कौन तिलक? यानी बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक को भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है, ठीक है, बेताज बादशाह, ध्यान रखिएगा, बेताज बादशाह, भारत का बेताज बादशाह। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा उग्रपंथी के लोग होने की वजह से मुझे लगता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कभी भी अध्यक्ष नहीं बन पाए और अधिकतर इनका समय जेल में ही बीता। खैर इस वजह से इसे बेताज बादशाह भी कहते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रारंभिक दौर में जो कांग्रेस के प्रारंभिक उदारवादी नीति था, उग्रवाद चरण आने के बाद इसकी मोह भंग होती है, ठीक है, मोह भंग होती है। और इस उग्रवादी चरण में खासकर तिलक साहब ने कहा कि अब अनुनय या विनय की जो प्रक्रिया चल रही थी, प्रवृत्ति थी, जिसे तिलक ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा था, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि उदारवादी चरण में जो अनुनय या विनय की बात चल रही थी, यानी हम प्रणाम करके किसी से हम विनती करते हैं, इससे तिलक साहब ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा कि मुझे राजनीतिक भिक्षावृत्ति नहीं चाहिए, मुझे लड़ के आज़ादी लेना है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसी क्रम में एक व्यक्ति का नाम और आता है, वो है आपका लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय। तो ये भी इसी उग्रवाद का आप कह सकते हैं पोषक है, यानी नव राष्ट्रवाद का जनक कह सकते हैं, ठीक है। इसी गुट में ये भी शामिल है। तो एक बात कहा जाता है लाला लाजपत राय का गुरु हुआ करते थे मैजिनी, ठीक है, गुरु हुआ करते थे मैजिनी, ठीक। और तिलक का गुरु हुआ करते थे, यानी तिलक का गुरु हुआ करते थे शिशिर कुमार घोष, ध्यान रखेंगे, शिशिर कुमार घोष। तो इसके बाद एक और व्यक्ति हैं इसमें जुड़ेंगे, वो है बिपिन चंद्र पाल। लेकिन इसमें अरविंद घोष का भी नाम शामिल होता है। स्टार्टिंग में अरविंद घोष भी इसी कड़ी में जुड़ता है, लेकिन आगे चलकर भले ये राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और एक सन्यासी धारण कर लेते हैं, अलग बात है। तो इसी ने आप कह सकते हैं एक लेख लिखा था, वो लेख याद रखेंगे, उसका नाम है न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, ठीक है, याद रखिएगा। ये एक लेख है, इस किसने लिखा था? तो
तो इस लेख को लिखा था अरविंद घोष ने। ठीक है, अब यहाँ से आता है कि उग्रवाद का जन्म कैसे होता है। तो दोस्तों ध्यान इस बात का रखिएगा कि अंग्रेज द्वारा जो कांग्रेस के अनुनय विनय एवं मांगों पर ध्यान न दिए जाने के कारण राजनीतिक रूप से एक जागृति पैदा होती है। ठीक है, जिससे कांग्रेस का एक वर्ग असंतुष्ट होता है, कांग्रेस से असंतुष्ट होता है। ठीक है, कि आप जो अनुनय और विनय की जो बात चल रही है, यानी आप भिक्षावृत्ति जिसको कहा गया रहती भिक्षावृत्ति, उससे एक वर्ग असंतुष्ट होता है तथा वह इस रास्ते को छोड़कर, यानी प्रार्थना पत्र को छोड़कर, इस रास्ते को छोड़कर वो दूसरा रास्ता अपनाने का विचार करने लगता है। यहीं से आप कह दीजिए कि उग्रवाद का जन्म शुरू हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बातें हैं, सरकार की कुछ नीतियां हैं, जैसे कि आपको याद रखना पड़ेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, जिसमें से भारतीय भाषाओं का जितने भी पेपर छपते थे, देसी भाषाओं में जो पेपर छपते थे उसको बंद करवा दिया गया। 1904 का विद्यालय अधिनियम है, ये भी एक तरह का, ठीक है, भारतीय जनता के ऊपर। इसके बाद इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904, इसके बाद है बंगाल विभाजन, जो आज का टॉपिक है। ठीक है, ये सब कारण है जो कि उग्रवाद का जन्म लेगा। ठीक है, उग्रवाद का जन्म लेगा। साथ ही साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम घटती है, जैसे कि इटली का इथियोपिया द्वारा पराजित होना। ठीक है, अब देखिए इटली इतना बड़ा एक देश है और एक छोटा सा देश इथियोपिया, ठीक है, इथियोपिया से पराजित हो जाता है, तो कहीं न कहीं इसका एक आप कह सकते हैं, और उसमें भी इटली एक यूरोपीय कंट्री है, इथियोपिया आपका अफ्रीकन कंट्री है, तो दोनों कंट्री के बीच में आप लड़ाई होता है, इथियोपिया जीतता है। इसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है भारतीय राजनीति में कि जब इथियोपिया इटली को हरा सकता है तो मैं क्यों नहीं हरा सकता हूँ। ठीक है, और ये घटना कब की है? 1895-96 की है। ठीक है, दूसरा चीज़ देखिए, दूसरा घटना घटे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान द्वारा रूस को पराजित करना, ये 1904-05 की बात है। ठीक है, अब देखिए जापान कितना सा एक समुद्री टापू के रूप में है। ठीक है, और रूस इतना बड़ा है, तो जापान रूस को हरा देता है। आप इसमें से भी भारतीय जनता के मन में एक भाव पैदा होता है कि जब जापान रूस को हरा सकता है तो जो अपने आप को यहाँ पे अविजय साबित करने जा रही है और या साबित करना चाह रहे हैं, उसको भी मैं हरा सकता हूँ। ठीक है, इस प्रकार भी दो घटनाक्रम होती है। और एक बात ध्यान आपको पहले बोल दिया, इस बात को लेकर उग्रवाद का मसाल जो जलाया था या मसाल को जो प्रज्वलित किया था, वो व्यक्ति है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो तिलक के बारे में ये कहा जाता है कि तिलक ने राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए धार्मिक रूढ़िवाद का भी सहारा लिया। ठीक है, तिलक ने, ध्यान रखेंगे, तिलक ने राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए भी धार्मिक रूढ़िवाद का सहारा लिया। और तिलक ने यानी बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, 1893 ईस्वी में किसने? तिलक ने क्या किया? तो 1893 ईस्वी में ध्यान रखिएगा गणपति उत्सव मनाए। ठीक है, गणपति उत्सव मनाए। ठीक है, और साथ ही साथ 1895 ईस्वी में 2 साल बाद, जस्ट 2 साल बाद शिवाजी उत्सव मनाए। ठीक है, शिवाजी उत्सव मनाए या महोत्सव कहिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, महोत्सव मनाए। तो इस प्रकार ध्यान दीजिएगा कि एक बात ध्यान इस बात कर दीजिएगा कि तिलक ने इन दोनों महत्व उत्सव को मनाकर ये देखा गया कि वो थोड़ा सा रूढ़िवादी बैक की तरफ जा रहे हैं और कहीं कहीं ये थोड़ा सा हिंदुत्व का प्रभाव भी दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, स्वराज्य, स्वदेशी और बहिष्कार, ठीक है, का नारा किसने लगाया? ध्यान रखेंगे बाल गंगाधर तिलक ने लगवाया। ठीक है, लगाए, इसी ने दिया था। और इस समय आपको मैं पहले बताया कि 3 व्यक्ति खासकर सामने आएंगे, जो होगा लाल बाल पाल। ठीक है, लाल बाल पाल, जिसमें से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तीनों ने
एक प्रमुख स्तंभ के रूप में काम किया। एक बात ध्यान रखिएगा, तिलक ने, ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी, ठीक है, केसरी, पाल ने न्यू इंडिया और इसके बाद लाला लाजपत राय ने एक पंजाबी, आप पत्रिका कह सकते हैं, ठीक है, पंजाबी पत्रिका के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के प्रति प्रहार किए, ठीक है। तो आप इस प्रकार ध्यान रखेंगे, लाल बाल पाल ने अलग अलग समाचार पत्रों के अनुसार या अपने लेख में ब्रिटिश सरकार के प्रति अपना कह सकते हैं प्रतिक्रिया दिए, अपना रुख स्पष्ट किए, अपना वक्तव्य दिए। तो इस प्रकार ब्रिटिश, इस तीनों व्यक्ति ने, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी पर, पाल ने न्यू इंडिया पर और लाजपत राय ने पंजाबी के माध्यम से, पंजाबी पत्रिका के माध्यम से अपना रुख स्पष्ट किया, सरकार के प्रति अपना रुख स्पष्ट किया और ब्रिटिश सरकार के प्रति अपना प्रहार किया, याद रखेंगे। अब यहीं से हम आगे बढ़ते हैं और आपका आएगा वो है बंगाल विभाजन, ठीक है। नेक्स्ट ये आप जस्ट हम आ रहे हैं और वो होगा आपके पास बंगाल विभाजन, ठीक है, बंगाल विभाजन, ठीक। ये कब घटना है? 1905 की घटना है, ठीक है। बंगाल विभाजन के समय भारतीय गवर्नर या वायसराय कहिए लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे। कहा जाता है कर्जन ने, जो बंगाल में एक राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था या उदय हो चुका था, तो उस राष्ट्रवाद पर, या आप इस पर कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रवाद पर, कर्जन ने एक प्रच्छन्न प्रहार किया। इस कारणवश से या इसी कारण कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। यानी आप प्रहार करेंगे किसी बात को लेकर तो वो उत्प्रेरक का काम करेंगे आप, वो और उमकेगा और ज़्यादा, वो क्या बोला जाए कि ऊपर उछलेगा। तो इससे बढ़िया है कि आप प्रहार ही क्यों करें। कर्जन के साथ कर्जन ये चाह रहे थे कि एक सीमा रेखा खींच दिया जाए, बंगाल के 2 पार्ट कर दिया जाए और एक सीमा रेखा खींच दिया जाए, तो इससे क्या हमारे राष्ट्रवाद में कमी आ जाएगी। या उनके मन में ये चल रहा था कि हम बंगाल में, यानी पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल राष्ट्र कर दिया जाए और पूर्वी बंगाल को हम मुस्लिम बहुल राष्ट्र कर दिया जाए, तो क्या इससे क्या भारतीय राष्ट्रवाद में कमी आ जाएगी। वो उसकी सोच ही गलत था। इस प्रकार इसलिए कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रवाद का आप कह सकते उत्प्रेरक के रूप में कर्जन ने काम किया, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, कर्जन ये चाह रहे थे, यानी लॉर्ड कर्जन ये चाह रहे थे कि उसका एक सोच ये था, या सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहे होंगे कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, ठीक है, और उसको प्रशासन चलाने के लिए बंगाल का 2 विभाजन करना आवश्यक है, ठीक है, आवश्यक है। तो एक तरफ पश्चिम बंगाल और एक तरफ पूर्वी बंगाल कर दिया गया, ठीक है। अब ध्यान इस बात का रखिएगा कि आप उस बंगाल में बिहार उड़ीसा भी शामिल हैं, ठीक है। तो पूर्वी बंगाल अलग करके पश्चिम बंगाल बिहार उड़ीसा भी शामिल है, ठीक है। और इससे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि 1874 में ही असम जो है, ठीक है, असम बंगाल से अलग हो चुका था, ठीक है, बंगाल से अलग हो चुका था। तो याद रखिएगा कि कभी असम भी बंगाल में जुड़ा हुआ था, 74 में अलग हो चुका था, ठीक है। तो बंगाल प्रांत में था कौन कौन? बिहार, उड़ीसा, इसके बाद आज का पश्चिम बंगाल और उस आज का बांग्लादेश, ठीक है। यानी ये पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब मिला हुआ था। तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि वो विभाजन करेंगे, 2 भाग में बांटेंगे, एक तरफ पूर्वी बंगाल कर देंगे, एक तरफ पश्चिम बंगाल कर देंगे, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल होगा। ये कहने का था कि प्रशासन को चलाने के लिए हमें बंगाल को 2 भाग में करना चाहिए। बहुत हद तक सही भी है, गलत नहीं है, लेकिन आप जो कर रहे हैं आपकी मनसा क्या है ये देखा जाता है। अगर आपकी मनसा यही रहता कि प्रशासन के लेकर हम बंगाल विभाजन कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मनसा ये नहीं था। हाथी का 2 दांत होता है, दिखाने का अलग है, खाने का अलग है।
ये दिखाया गया था प्रशासन को, हम प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह बात थी कि बंगाल के बारे में कहा जाता है कि राष्ट्रवाद का, आप कह सकते हैं राष्ट्रवाद चेतना का जो उदय होता है वो बंगाल से ही होता है। ठीक है, तो करजन ने ये चाह रहे थे कि राष्ट्रवाद की चेतना जो उदय हो चुका है बंगाल में उसे नष्ट किया जाए, और नष्ट करने का दो आधार था, या तो भाषा के आधार पर बंगाल को बांट दें या तो धर्म के आधार पर बंगाल को बांट दें। ठीक है, तो आप देखिएगा बंगाल में जब बात होगी भाषा आधार पर बांटने की तो किस प्रकार बांटता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए भाषा आधार पर अगर बांटा जाए, ठीक है, आधार पर बांटा जाए तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि जो बंगाली भाषा है उसको अल्पसंख्यक बना दिया गया। ठीक है, बंगाली भाषा का लोग को अल्पसंख्यक बना दिया गया। कैसे बना दिया गया, देखिए कि 1,70,00,000 लोग, 1,70,00,000 लोग बंगला भाषा बोलता था। ठीक है, बंगला भाषा बोलता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना लोग बांग्ला भाषा बोलते थे, जबकि हिंदी और उड़िया बोलने वाले लोग, यानी बिहार और उड़ीसा शामिल है। ठीक है, हिंदी और उड़िया बोलने वाले लोग की संख्या कितनी हो गई, 3 करोड़। ठीक है, 3,70,00,000। ठीक है, ये लोग कौन हैं, जो हिंदी और उड़िया बोलते थे। ठीक है, उड़िया बोलते थे। तो पश्चिम बंगाल का देखिए हालत क्या है, कि पश्चिम बंगाल में हालत ये है कि 1,70,00,000 जो बंगला भाषा बोलते थे उनको रख दिया गया, और बिहार उड़ीसा को शामिल करके पश्चिम बंगाल में 3,70,00,000 लोग जो हिंदी और उड़िया बोलते। इस प्रकार देखिए बंगला भाषा के लोगों को अल्पसंख्यक बना दिया गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे धर्म का एंगल लें, ठीक है, कि धर्म के आधार पे कैसे इसको अलग किया गया है। ठीक है, धर्म के आधार पर अगर इसका एंगल दिखाई पड़े तो ध्यान दीजिए इस बात को लेकर। ठीक है, इसका पश्चिम बंगाल दिखाई पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में बिहार और उड़ीसा भी शामिल है। ठीक है, शामिल है। तो यहाँ पर देखिए हुआ यूँ कि पश्चिम बंगाल में जो कुल जनसंख्या दिखाई पड़ रहा है वो है 5,40,00,000। ठीक है, इस 5,40,00,000 कुल जनसंख्या में ये कर दिया गया कि 4,20,00,000। ठीक है, 4,20,00,000 हिंदू की संख्या था, और रेस्ट आपके पास कितना बच गया, 1,20,00,000। 1,20,00,000 लोग कौन थे, तो मुस्लिम थे। ठीक है, मुस्लिम थे। इस प्रकार देखिए यहाँ पर मुस्लिम को अल्पसंख्यक बना दिया गया, यानी कम रखा गया, हिंदू को अधिक बना दिया गया। ठीक है, हिंदू की जनसंख्या अधिक रखा गया। तो यहाँ पर मुस्लिम को नहीं बल्कि हिंदू को आगे बढ़ाने की बात किया गया। ठीक है, यानी हिंदू बहुल क्षेत्र कर दिया गया पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब इसी के उल्टा में देखिए पूर्वी बंगाल की हाल क्या था। ठीक है, तो पूर्वी बंगाल में क्या था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल की हाल था। आप पूर्वी बंगाल को देखते हैं, यहाँ पर देखिए जो जनसंख्या था पूर्वी बंगाल का, तो उसमें से कुल आबादी का, ठीक है, कुल आबादी का 3,10,00,000, ध्यान रखेंगे 3,10,00,000 कौन थे, तो मुस्लिम थे। ठीक है, मुस्लिम थे। और 1,80,00,000, 1,80,00,000 ये कौन थे, तो हिंदू थे। तो इस प्रकार देखिए पश्चिम बंगाल को बना दिया गया हिंदू बहुल क्षेत्र, और पूर्वी बंगाल को बना दिया गया मुस्लिम बहुल क्षेत्र। और इससे एक चीज़ सामने खुल के आती है, इससे एक चीज़ ये इस प्रकार आप कह सकते हैं कि विभाजन का निर्णय जिस प्रकार किया गया है, विभाजन, इसके निर्णय से ये स्पष्ट होता है कि अंग्रेज ये चाह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम की जो एकता बनी हुई है वो समाप्त हो। साथ ही साथ ये भी चाह रहे थे कि मुस्लिम संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, मुस्लिम संप्रदायवाद को उभारने चाहते थे करजन। ठीक है, कोई तो एक पक्ष को लेकर चलेंगे ना। जब कांग्रेस, जब कहा जाए, आपको मैं पिछला वीडियो में बताया था कांग्रेस के बारे में, आप देख लीजिए उसको। कांग्रेस के बारे में ये बताया था कि बेटा बिगड़ जाए तो बेटा क्या कीजिएगा, कांग्रेस का जन्म ही
अंग्रेजों ने इसलिए किया था कि राष्ट्रवाद को एक सेफ्टी वाल्व के रूप में निकाला जाए, यानी कहने मतलब एक छेद से निकाला जाए, ठीक है, ताकि कुकर ना फटे, यानी राष्ट्रवाद पूरे भारत में ना फट जाए, ठीक है। लेकिन जब कांग्रेस देखा कि कांग्रेस अब मेरे हाथ से निकल चुका है, तो उसने धर्म का एंगल लेकर इसको बांटा गया ताकि राष्ट्रवाद को तोड़ दिया जाए। लेकिन कर्जन को ये पता कहाँ था कि इसको करने से क्या राष्ट्रवाद टूट जाएगी, ठीक है, राष्ट्रवाद समाप्त हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुल क्षेत्र बनाया गया और पूर्वी बंगाल को मुस्लिम बहुल क्षेत्र बना दिया गया, और एक राष्ट्रवाद को तोड़ने की बात यहाँ पर सामने आती है। यहाँ पर आपको 3 गो डेट मात्र 3 डेट को याद रखिएगा। यहाँ तक जितनी आपको बात मैंने बताया, ये आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो आपको अगर अवधारणा बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं तक पूछा जाएगा, ठीक है। अब जो 3 डेट में बताने जा रहा हूं, ये आपका पूर्ण तरफ फैक्ट है, इस फैक्ट के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वो डेट है, याद रखेंगे, 19 जुलाई 1905, ठीक है। इसके बाद 7 अगस्त 1905 और एक है आपका 16 अक्टूबर 1905, ठीक है। इस दिन यानी 19 जुलाई को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया, ठीक है। बंगाल विभाजन की निर्णय जो लिया गया उसकी, ठीक है, निर्णय लिया गया उसकी घोषणा हुई, ठीक है, घोषणा हुई कि बंगाल विभाजन किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल, ध्यान रखेंगे, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक आयोजित किया गया और यहाँ पर इस बात का चला कि अब हम लोग स्वदेशी आंदोलन शुरू करेंगे, ठीक है। इस टाउन हॉल में एक बात सामने खुल के आएगी कि स्वदेशी आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस आंदोलन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा स्वदेशी आंदोलन के बारे में, ठीक है। तो 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया गया और इसका नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे, ठीक है, वो था, याद रखेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। और साथ ही साथ सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा बहिष्कार का प्रस्ताव भी पेश किया गया, ध्यान रखेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा बहिष्कार की प्रस्ताव का भी पेश किया गया। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया गया, यानी विभाजन लागू हुआ, ठीक है, विभाजन लागू हुआ। एक बात और ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं 19 जुलाई के जगह में 20 जुलाई देता है, ठीक है। तो 20 जुलाई को आप टिक नहीं करेंगे, 19 जुलाई को टिक कीजिएगा। बहुत सारे बुक में यूट्यूबर्स आपको बताएंगे 20 जुलाई, टिक मत कीजिएगा 20 जुलाई, 19 जुलाई ही टिक कीजिएगा, ठीक है। तो विभाजन की निर्णय घोषणा 19 जुलाई, 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन तथा बहिष्कार की प्रस्ताव को पेश किया गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। साथ ही साथ 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू कर दिया गया। जिस दिन विभाजन लागू हुआ उस दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, ध्यान रखेंगे, बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। घर में चूल्हा नहीं जला, इस वजह से लोग उपवास रखा, ठीक है, उपवास भी रखा। लोग खाना नहीं खाया, वंदे मातरम का गाना गाया, ठीक है, वंदे मातरम का गाना गाया। इसके बाद गंगा स्नान भी किया, पैदल मार्च भी किया और रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर जो विभाजन दिवस को एकता के प्रतीक के रूप में, जो जिस दिन विभाजन हुआ था, रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर एकता दिवस यानी विभाजन दिवस नहीं, एकता दिवस के रूप में मनाने की बात किया गया और इस दिन राखी बांधने की परंपरा शुरू किया गया। यानी कहने मतलब है कि राखी बंधन दिवस मनाया गया, ठीक है। इस दिन राखी बंधन दिवस मनाया गया और लोगों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधा, ध्यान रखेंगे, राखी बंधन दिवस, ठीक है, राखी बंधन दिवस मनाया गया और लोगों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधा। ये सुझाव था रविन्द्रनाथ टैगोर का, ठीक है। इस प्रकार ये बंगाल विभाजन के बारे में था।
बंगाल विभाजन का यहीं पर नहीं है, 1911 का दिल्ली दरबार पर भी चलेंगे, लेकिन यहाँ आज यहीं तक छोड़ते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं स्वदेशी आंदोलन, इसके बाद कांग्रेस का सूरत अधिवेशन की फूट भी दिखाई पड़ेगा। 1905 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उनके बारे में, 1906 का अधिवेशन हुआ था उसके बारे में, और 1907 का अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अधिवेशन के बारे में बताऊंगा। कांग्रेस का जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है उनको भी आप जानिएगा, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप चाहते हैं कि बिहार में एक राजकर्मी शिक्षक बने तो आप इस चैनल से द्वारा जुड़े रहें। आपको मैं रोज़ तो नहीं, लेकिन मेरा कोशिश रहेगा अधिक से अधिक वीडियो आप तक पहुँचे, अधिक से अधिक आपको इससे लाभ प्राप्ति हो। दोस्तों आज यहीं तक, चलिए अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, और तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।